हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मार्केट आज कैसा था। सारे ट्रेडर्स की पोजीशंस कैसी रही, पीएनएल कैसा था और चेंजिंग मार्केट के साथ में सारे ट्रेडर्स कैसे डील कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो आज का दिन काफ़ी ट्रिकी था। अगर आप सेंसेक्स में देखो तो सेंसेक्स में हम ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे थे। तो प्रीमियम ने सुबह सुबह एक अच्छा प्रॉफिट दिखाया था। प्रीमियम काफ़ी गिरे थे और पोजीशंस काफ़ी पॉजिटिव में थी, लेकिन उसके बाद में प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ने लग गए। तो मैंने सेंसेक्स से एग्जिट भी करीबन उसी टाइम पे लिया है। अगर आप देखोगे ऑर्डर्स तो 948 को मैंने एग्जिट लिया है। उसके बाद में प्रीमियम्स वहाँ से कंटिन्यूस बढ़ते ही गए और फिर उसके बाद में जब तक डीके नहीं आया तब तक मैंने इस अकाउंट में ट्रेड नहीं की थी। अगर आप देखोगे अगली ट्रेड सीधा मेरी 1:30 बजे के आसपास पड़ी है। तो इस अकाउंट में पीएनएल कुछ 43,000 के आसपास रहा। दूसरे अकाउंट में पीएनएल कुछ 15,000 था। तो अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो इंट्राडे इस तरीके की मूवमेंट के कारण काफ़ी लॉसेस धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। पोजीशन शिफ्ट करते करते, प्रीमियम से टैकल करते करते, कभी कॉल स्पाइक हो रही है, कभी पुट स्पाइक हो रही है। उस चक्कर में धीरे धीरे थोड़े थोड़े लॉसेस जमा होते जाते थे अकाउंट में। और फिर लास्ट में जो डीके आया वो पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लॉसेस को कवर करने में ही चला गया। तो ट्रिकी दिन था आज मेरे हिसाब से काफ़ी। और जो पोजीशन हमने ली थी वो काफ़ी बुलिश थी, तो इसीलिए जब मार्केट ने थोड़ा सा नीचे प्राइस एक्शन बनाया, अगर आप देखोगे तो 948 के आसपास ये कैंडल बनी थी। तो इस कैंडल में ही मैंने ओवरनाइट पोजीशन जो हम कैरी कर रहे थे बुलिश, वो एग्जिट कर ली थी। अगर आज के ओवरनाइट की बात करें हम, तो अभी हम कुछ इस तरीके की पोजीशन कैरी कर रहे हैं। और तो ये अगली वीक की निफ्टी की एक्सपायरी की पोजीशन है। तो अगर मैं निफ्टी में मेरा ओवरव्यू दूँ तो मार्केट ने 25,000 जैसे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, राउंड नंबर रेजिस्टेंस भी है, और एक जो सपोर्ट आसपास में दिखने आ रहा है वो है 24,150-170 का। तो मुझे लगता है कि अगले पूरे वीक तक मार्केट इस रेंज में रह सकती है। अगर अपन डेली में भी देखें तो लुक्स लाइक अ गुड रेंज जहाँ पे मार्केट एक्सपायर कर सकती है इसके अंदर। तो प्लान इस तरीके से रहेगा कि जब तक 850 या 350 ब्रीच नहीं होता तब तक हम कोशिश करेंगे कि इस पोजीशन को कुछ ना करना पड़े। ऑफ कोर्स अगर प्रीमियम कुछ अलग बिहेवियर दिखाते हैं तो शायद कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, बट राइट आउट ऑफ द गेट प्लान यही रहेगा कि जब इस लेवल पे कहीं पे आता है, और मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार बाउंस आएगा, तो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश ट्रायंगल या फिर थोड़ी सी नेकेड पुट्स शॉर्ट करेंगे, या फिर अगर मामला उल्टा चलता है तो ऊपर साइड पे यहाँ पे कहीं पे नेकेड कॉल शॉर्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर एक भी दिन वापस रिवर्ट कर जाती है मार्केट तो आई थिंक वीक के लिए ये ट्रायंगल प्रॉफिटेबल हो जाएगी और फिर उसके बाद में काट देंगे। अगर यहाँ पे आने के बाद में ब्रेकआउट करती है तो प्लान है कि पुट्स रोल अप करते जाएंगे और तकरीबन मुझे लगता है कि ऊपर जाने के बाद में भी रिवर्ट करके 25,000 के आसपास एक बार मार्केट वापस एग्जिट देगी। तो स्ट्रैडल यहाँ पे या यहाँ पे स्ट्रैडल खेलने का प्लान है। तो आज थर्सडे, फ्राइडे कल, तो ऐसे 5 पूरे दिन है एक्सपायरी के लिए। उसके बीच में एक वीकेंड भी है। साइज़ भी हम स्केल इन स्केल डाउन करेंगे, बट जैसे मैं कह रहा था कि कुछ दिनों से मैं एक सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ पोजिशनल के लिए। तो दिस इज़ रफ एस्टिमेट की सिस्टम किस तरीके से दिखेगा। तो पोजिशनल सिस्टम स्टार्ट किया है, अभी तक साइज़ पूरी नहीं यूज़ कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्जिन यूटिलाइज इसमें काफ़ी कम है, तकरीबन 20 लाख के आसपास ही मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है। तो अभी साइज़ कम रखी है, इंट्राडे कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिंग इस अकाउंट में, लेकिन इवेंचुअली प्लान ये है कि विद इन अ मंथ और 2 इस अकाउंट से इंट्राडे एक्सपोजर को हो सके उतना कम करना है। आई मीन अराउंड 80% मैं चाहता हूँ ये अकाउंट पोजिशनरी हो और 20% ही इंट्राडे इसमें ट्रेड्स बढ़े। तो ये प्लान है। उसके अलावा आप बताइए आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन काफ़ी, जैसा आपने बोला, ट्रिकी था, तो सेम उसी के साथ जाऊंगा मैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं ट्रेड में अपनी स्ट्रैटेजी के साथ एंटर किया सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। बट निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही प्रीमियम बढ़ने लगे, तो कुछ पैसा कहीं बन नहीं रहा था ओवरऑल, और लगभग थोड़ा थोड़ा लॉस ही एक्यूमुलेट हो रहा था। पर एक टाइम को जाके लगभग 11:30 बजे के आसपास, जैसे हर बार ही हो रहा है आजकल, लास्ट निफ्टी में भी हुआ था कि प्रीमियम नहीं घट रहे थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा मूव आता है ऐसे केस में। तो एक बार को मैंने सारे पोजीशंस कट कर लिए। हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ, मूव एक ही तरफ कंटिन्यू रहा, डाउन साइड ही रहा, ओआई में भी दिख रहा था, बट स्टिल वो तो देखने के बाद हमें पता लग रहा है कि इस तरीके की मूवमेंट आई। बट जो भी डीके आया
जो बहुत तेज़ी से जो डीके आया वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में आया, वो 10 से 15 मिनट में आया। हालांकि उस टाइम पे मेरी पोजीशन नहीं थे तो मैं एंटर कर रहा था, पर कैपिटलाइज करना मुश्किल था क्योंकि धीरे धीरे आप पोजीशन इन करते हो एक बार में, क्योंकि अगर प्रीमियम 80 रुपये और 80 रुपये से वो 35 के आसपास आ जाए विद इन हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट में, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप पोजीशन ज़्यादा डाल नहीं पाते। तो इस वजह से आज प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ वो ऑलमोस्ट स्क्रैच के आसपास ही है। तो जो एक अकाउंट है जिसमें सेम स्ट्रेटजी रन करी थी, इसमें करीबन 10,000 के आसपास बना है, और दूसरी अकाउंट में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी थी जिसमें 10,000 के आसपास ही बना है। तो आपने आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ट्रेड किया था? हाँ, निफ्टी में ही मेजरली मेरे पोजीशंस जो थे 80% वो निफ्टी में ही थे। सेंसेक्स में भी कुछ पोजीशंस थे, लेकिन उस पोजीशन को मैंने इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी नहीं, और जिस तरीके से प्रीमियम बढ़ रहे थे बार बार, तो ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार को डीके भी आता है तो मुझे बुक करना पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने पोजीशन सेंसेक्स में ज़्यादा नहीं बढ़ाई। निफ्टी में एक बार को था कि इसमें शायद से मैं पोजीशन बढ़ा के और इंक्रीज करके पोजीशंस, कभी डीके अच्छा आया तो कैप्चर कर लूँगा, बट वैसा नहीं हुआ और प्रॉफिट बहुत ही बेसिक सा रहा। और आज मैंने एक पोजिशनल ट्रेड भी बनाया, मैं प्लान आउट कर रहा था, मैं भी कल ही प्लान आउट कर रहा था कि पोजिशनल बनाना है। मेरा मेजरली फोकस सेंसेक्स पे था, लेकिन सेंसेक्स में मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, और अभी जो रेंज है जिसके आसपास पोजीशन बनाने वो मुझे बहुत ही छोटा रेंज लग रहा है। तो मैं इसलिए निफ्टी की नेक्स्ट वीक में एक काइंड ऑफ ट्रायंगल बनाया जिसको हेज किया हुआ है, और उसका ये पे ऑफ चार्ट दिख रहा है। तो ये जो है वो एक बेसिक वनीला दिख रहा है बिल्कुल, कि अभी तो इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। बट अगर मैं मार्केट को देख के बात करूँ तो मैं स्लाइटली थोड़ा सा बुलिश हूँ। तो अगर आप देख सकते हो कि ये जो राइट हैंड साइड है ये थोड़ा सा बड़ा है, इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्लाइटली बुलिश हूँ, लेकिन इसमें मुझे पोजीशन ऐड करना होगा अगर मैं करेक्ट होता हूँ, और वो ऐड मैं करूँगा डेबिट स्प्रेड के थ्रू। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होती है, और कल में मैं ऐड नहीं करूँगा, कल में अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, अगर लगता है कि पोजीशंस के सेंटर में आ गया है, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है और आसपास आ जाता है, तो मुझे थोड़ा बहुत डीके भी दिखेगा इसमें। तो डेबिट से जाओगे आप? हाँ, मैं डेबिट से जाऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ा बुलिश लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो सपोर्ट था 24,350, वहाँ से इसने ऊपर का एक अच्छा सा कैंडल बनाया, और अब ये मार्केट में 3-4 दिन यहाँ पे स्पेंड कर लिया, और ये एक लेवल है जहाँ पे अभी है 24,500, एक राउंड फिगर भी है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मैं लगभग 25,000 के आसपास का मूव देख रहा हूँ, वो इस अगले एक्सपायरी तक के लिए। तो उस हिसाब से पोजीशन है, इसको मैं मैनेज करूँगा और अपडेट देता रहूँगा कि किस तरीके से इसको मैनेज करने का प्लान है। फिलहाल अभी ये वनीला है बिल्कुल ही, और जो पहला स्टेप होगा इसमें ऐड करने का वो डेबिट स्प्रेड होगा, या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हुआ तो क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू भी जा सकता हूँ। तो वो तो यही है कि हर कोई स्टार्ट में मुझे लगता है ट्रायंगल और स्ट्रैडल से ही करता है, उसके बाद में मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। कोई कॉल पुट रूल करके करता है, कोई या कोई स्प्रेड्स के थ्रू। तो डेबिट में मतलब आपने क्या सोचा है, कितना दूर का ऑप्शन आप बाय और सेल करने वाले हो? एट द मनी में ही मैं डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा। जैसे कल अगर मार्केट लेट से 100 पॉइंट एंड में क्लोज होती है, तो उस समय जो एट द मनी है उस टाइम पे अगर 24,600 का है तो मैं उसका कॉल बाय करूंगा और उसको 150 पॉइंट आगे जाके हेज करूंगा। और उसकी क्वांटिटी भी जैसे अभी इसमें बताऊं कि 36 स्लॉट है, तो मैं पहले एड ऑन पूरे 36 स्लॉट के साथ डेबिट स्प्रेड नहीं करूंगा, मैं शायद इसका हाफ क्वांटिटी से ऐड करूंगा, एंड देन देखूंगा कि आगे क्या होता है। तो इवेंचुअली बहुत टाइम बाद पोजिशनल में शिफ्ट हुआ हूँ। पोजिशनल किस तरीके से 1-2 बार चलना देखना होगा कि किस तरीके से अभी वर्क कर रहा है, और उसके बाद इसको मैं, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि पोजिशनल में एक अकाउंट रखना चाह रहे हैं, तो मेरा भी एक अकाउंट जो है जिसको मैं पोजिशनल फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। एंड अभी जो मैंने इसमें मार्जिन यूज़ किया वो 10% के आसपास है, बट इवेंचुअली मैं इसको 50 to 60% ले जाना चाहता हूँ, एंड रेस्ट जो इंट्राडे में एल्गो चलेंगी। सो आज के लिए यही है। मार्केट व्यू के लिए अगर मैंने बात कर लिया कि अभी तो मुझे स्लाइटली बुलिश लग रहा है, बट मेरा जो ट्रेड है वो रेंज बाउंड ही है कि 25,000 से लेके 24,200 के बीच में ही मेरा ट्रायंगल। और कल अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स का जो प्रीमियम है अभी 520 के आसपास की क्लोजिंग है, और कल एक्सपायरी है, तो मुझे ऐसा लगता है एवरेज डे जो एक्सपायरी रहती है वो लगभग 520 के 550 के आसपास ही होती है। तो कल का दिन अगर शुरुआत के आधे घंटे में अगर डीके दिख रहा होगा तो मैं पोजीशंस पूरे फुल फ्लेज घुस जाऊंगा, एल्स मैं वेट करूंगा वापस से अगर उसकी प्रीमियम 350-400 के आसपास आती है तो। वेलकम बैक शिवम, बहुत टाइम बाद वापस आप हम सब सेम सिटी में। तो कैसा रहा आपका दिन आज? मेरा दिन तो अच्छा था, काफ़ी मार्केट चॉपी थी, बट मैं पूरे दिन कॉल में सेल किया हुआ था। मैं अपनी पोजीशंस बताना चाहूँगा।
मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे पुट कहीं सेल किया था। डाटा तो बेरिश था, जैसा कि इसमें अगर देखा जाए बेरिश डाटा था, मार्केट गैप डाउन खुली थी। फिर जब ऊपर जाने लगी मैं ओआई का डाटा देखा तो उस टाइम ओआई एग्रेसिवली पुट की तरफ थे, मतलब पुट कॉल शॉर्ट शॉर्ट की तरफ नहीं पुट शॉर्ट अच्छा, हो रहे थे सुबह सुबह। अच्छा तो मैं सोचा कि हो सकता है डाटा एडजस्ट कर लिए वही लोग गैप डाउन खोल के, हाँ तो अब मार्केट हो सकता है रिवर्स करे। तो अगर इसकी बात करूं तो डाटा नेगेटिव था, तो गैप डाउन खुली फिर ऊपर गई तो मैंने पुट शॉर्ट के लिए बनाया, बट उसमें मुझको मोटा मोटा लॉस हुआ। ठीक है, ओवरऑल तो व्यू मेरा अभी भी नेगेटिव है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा, जैसे मैं ऑर्डर दिखा दूं यहाँ पे आपको। तो ये 8,000 रुपये का पुट में 650 की एट द मनी में शॉर्ट हुआ था। फिर मैं आपका कॉल में घुसा 600 कॉल में आपकी एंट्री कितने बजे हुई है? कॉल में एंट्री मेरी इस लेवल पे हुई थी, यहाँ पे मैंने कहीं एक सेकेंड यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया था। तकरीबन 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास मैंने कॉल शॉर्ट किया और यहाँ पे मुझको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। 23,000 रुपये के आसपास था, 32,000 रुपये मैक्स गया था और यहाँ पे एग्जिट आया था। उसके बाद फिर से कॉल में ही एंट्री हुई थी इस लेवल पे। मार्केट नीचे भी गई थी पर ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अगले एक्सपायरी पे काम करता हूँ, हमेशा इस वीक पे नहीं करता, क्योंकि मुझको डेल्टा पूरा चाहिए, मुझको ज़्यादा पॉइंट चाहिए, मुझे जीरो तो करना नहीं है, साइडवेज वाला तो काम है नहीं। पर इसमें मिल नहीं रहे थे क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहे थे, तो वो लॉस में कटा। 1900 के लॉस में इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 1500 ही आया था। मार्केट 20-30 पॉइंट मेरे फेवर में गई थी, तब भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं बन रहा था। और अकाउंट मैक्स पॉजिटिव कितना गया था? मैक्स पॉजिटिव गया था 24,000 रुपये। अच्छा ऑलमोस्ट कह लीजिए, अगर पूरी कैपिटल का 0.5 था, बट अगर डिप्लॉयड कैपिटल की बात करूं तो ये मुझको मिला 0.7, और उसकी बात करूं ऑन होल कैपिटल तो 0.3 के अच्छा। हाँ 0.04 लाख का अब हो गया, तो हाँ 0.3 के आसपास 3 के आसपास मिला है। तो ये पूरा दिन था। और रीज़न क्या है मेरे अभी भी शॉर्ट होने का, जैसे कि वन डे पे मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। मैं बता रहा था जब मैं यहाँ जाने से पहले छुट्टी पे, तो ये वाला जो लेवल था 24,552 42 ऐसा कुछ लेवल था, तो वहाँ पे मार्केट उसके नीचे जब तक रहेगा तो मेरा बेरिश व्यू था। अभी भी जैसे ये कैंडल जो बनी है, जो क्लोजिंग वाली कैंडल है, हाँ, तो ये मेरा जो लेवल था 25,542 के आसपास लेवल था। जब तक इसके नीचे तब तक मैं बेरिश था। अब जब ये क्लोजिंग हुई भी है तो ये ऐसा मतलब कोई बुलिश क्लोजिंग मुझको नहीं लगती है, मतलब फॉलो थ्रू कैंडल कोई हाँ ऐसा कोई फॉलो थ्रू कैंडल नहीं है। अब ये जो अप ट्रेंड चली, यहाँ से मान लो अप ट्रेंड है, उसके विद इन रेंज बन रहा है, कोई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझको अभी भी जब इसके ऊपर क्लोजिंग अच्छा जाएगा तो मुझे लगता है ट्रेंड पॉजिटिव होगा। प्लस आपका डाटा देखे जो आ रहा है ग्लोबल का, जीडीपी ग्रोथ का सही नहीं है। ठीक है, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जीडीपी होगा। कल सीपीआई भी आया, वो भी 2.7% आया, हाईएस्ट इंक्रीज इन लास्ट 9 मंथ्स। हाँ, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में है, सेंटीमेंट नेगेटिव आ रहा है। अब बट बोला भी जाता है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है और मार्केट ऑलरेडी वो चीज दिखा चुकी है, तो हो सकता है ये सब अफेक्ट ना करे। बट स्टिल अगर बात सही है कि भाई जो चीज होनी होती है पहले ही मार्केट शो कर देती है, बट इसके ऊपर जाएगा तो फिर मेरा व्यू अब यहाँ से पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस अब हो भी गया, इतने दिनों में मेरा कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं आया, क्योंकि इतनी बड़ी बहुत डायरेक्शन नहीं बनी, तो 5,000 10,000 ऐसा कुछ बना। ठीक है, लॉस से तो बच गए, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं रहा, लॉस से बेटर है। हाँ। ठीक है, तो इस दो जो लेवल है, ये दो लेवल है 24,300 का और 24,800 का लेवल, इसके ऊपर अब जाती है अगर मार्केट, तो फिर एक बड़ा डायरेक्शन आएगा मार्केट में, तो मुझको भी पैसा बनेगा, ऐसा सीन। तो 1 घंटे की कैंडल की अगर बात करें तो आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हुई है ना, मार्केट रिटेस्ट की है। मार्केट का मूव, मार्केट के सेंटीमेंट जो है डाउन के लग रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल है 24,300 इसको टच करे यहाँ से, और यहाँ पे फिर देखना है प्राइस एक्शन कैसा बनता है। अगर सस्टेन करती है, फिर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर ये ऊपर का मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबको दिख रहा है ये सब लेवल्स, तो एक ट्रैप भी हो सकता है, ऊपर बना के फिर से नीचे ब्रेक कर सकती है। वी नेवर नो, वो मार्केट डिसाइड करेगी। बट ठीक है, जैसा टर्न आउट करता है अपने को तो स्ट्रैटेजी चलानी है, और उस पर जो बनेगा। ठीक है, बाकी मेरा ये व्यू है, और कोई अगर पूछना चाहे तो आप स्ट्रैटेजी अब बता रहे हो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे करते हो, राइट? तो जैसे कल फ्राइडे है, तो कब तक आप सेम वीक की एक्सपायरी में निफ्टी में अपनी स्ट्रैटेजी रन करोगे?
डिपेंड करता है मेरी स्ट्रैटेजी का जो स्टॉप लॉस है और जो प्राइस चल रहा है वो कितना फार है और प्रीमियम कितना है, इस वे में मैं करता हूँ। क्योंकि अगर प्रीमियम ही 70 रुपये में स्ट्रैटेजी का स्टॉप पिछले लॉस वाले भी हफ्ते सिर्फ उसी हफ्ते की निफ्टी करी क्योंकि बहुत प्रीमियम था, बहुत ज्यादा प्रीमियम था, बस तो वही उसमें मेरे को अच्छा मिला। अब जैसे थर्सडे के दिन क्या था, 140 रुपये का प्रीमियम मिल रहा था खाली, जो मैं डायरेक्शनल में मेक कर रहा था वो भी 1:30 बजे मिल रहा था पिछले हफ्ते। और मुझे पता था अगर मेरे 50 पॉइंट मेरे फेवर में चला गया तो 140 रुपये मेरे जेब में चला जाएगा, जो कि हुआ। मैंने 140 का बेचा था, एवरेज कुछ 135 था, ठीक है, और मैंने 5 रुपये में उसको फिर काटा, पुट बेचा हुआ था मैंने, मार्केट ऊपर गई, तो वो मैं उस तरह से जज करता हूँ। तो अगर जैसे 80 रुपये प्रीमियम रह गया है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी सेम वीक की एक्सपायरी पे नहीं रैक करूंगा। अगर एक साइड का प्रीमियम 80 रुपये, एक साइड की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा अगर 70 पॉइंट का है, 50 पॉइंट का, तो फिर कोई तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनता ना। प्रीमियम ज्यादा होते तो ऑटोमेटिकली आपके स्टॉप भी बड़े हो जाते होंगे। हाँ, कि जब प्रीमियम Exactly, तो आप हाँ। उस टाइम पे साइज कम करते हो आपकी, या साइज नहीं, साइज सेम रहता है, साइज सेम रहता है, ट्रेलिंग भी लगता है ना। हाँ, नहीं तो कभी आपने ट्राई किया कि छोटे, जैसे मार्केट में प्रीमियम अगर कम है थोड़े से, तो उस टाइम पे मार्केट भी ये बता रही है कि शायद मूव थोड़ा छोटा आने वाला है, तो उस टाइम पे अगर आप साइज अप कर लो तो आपका स्टॉप हर बार सेम मेंटेन रहेगा। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हो ये चीज़ सही है, बट इसमें जैसे होना क्या है कि अब अगर लॉस लगा तो 1% तो लगना ही लगना है। हाँ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो भी बनेगा भी ज़्यादा। हाँ, बट क्या मतलब है, एक साइज में डिपेंड रहो, वो ज़्यादा बेटर है। कि भाई अगर जिस दिन स्टॉप लॉस हो रहा है तो उस दिन, जैसे कल जो हुआ था, कल नहीं परसों, डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें 13,000 रुपये गए थे। अगर आज मैं डबल साइज करके मारता जो आप बोल रहे हो, तो इसमें आज ज्यादा बनते हैं। बट उसमें क्या है, जल्दी आप आउट भी हो सकते हो, जल्दी आउट भी हो सकते हो। तो फिर वो मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्शनल में आपका जो स्टॉप है वो स्टॉप तो आपका एक अकाउंट की लिमिट फिक्स कर रखी है कि उसके ऊपर है। अच्छा, हाँ, तो चाहते हो कि वो लिमिट ब्रीच ना हो। हाँ, वो लिमिट बीच ना हो, जल्दी में आउट ना हो, क्योंकि क्या चल रहा है अभी, जिस वजह से मार्केट है वो, उसमें 3-4 डायरेक्शन आ रही है, तो किसी एक डायरेक्शन में आपका पैसा बन गया तो 3-4 का कवर कर दिया, तो साइज सेम रख के इसलिए मैं डायरेक्शनल करता हूँ। सही। अच्छा, आपका प्लान होता होगा कि मैक्सिमम आपको एक एक्सरसाइज तक पहुंचना है, तो अगर आप साइज चेंज कर दोगे तो पूरा प्लान चेंज हो जाएगा। फिर डायरेक्शनल का भी वो चीज नहीं है ना कि मैं मारा और डायरेक्शन में चल दिया, वो दिक्कत। हाँ, अपने ऐसा है नहीं, घूम के चलता है ना, घूम के चलता है, तो फिर वो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, फिर दोबारा एंट्री करता। हाँ, वो चीज के लिए था। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है। तो आपका डे कैसा रहा आज? मेरा डे लगभग नेगेटिव साइड पे रहा, और ओवरऑल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि व्यू क्या नजर आता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ट्रेड करने के लिए। तो जैसा कि मेरा व्यू इंटैक्ट है अभी भी, कल भी अपनी जो चर्चा हुई थी, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है। जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर है, आप एकदम बुलिश लेकर के चल सकते हो। एकदम बुलिश मतलब कि क्या कल गैप अप हो सकता है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, इवन गैप अप भी पॉसिबल है। और क्योंकि मार्केट को एक एक्सपायरी करानी थी, तो उसने जहाँ पे एक्सपायरी करानी थी उसके आसपास एक्सपायरी करा दी। 500 की एक्सपायरी बची थी, 500 की एक्सपायरी हो गई। एक आप देखोगे पिछले बार उसने 700 के आसपास की एक्सपायरी करा दी थी, तो 500 से 700 के बीच के लेवल में दो एक्सपायरी हो चुकी है, और यही जोन काफी समय से उसने सस्टेन भी किया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो कि देखने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये वाला लेवल रीटेस्ट हो रहा है बेसिकली, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दोगे तो ये लेवल रीटेस्ट है। अभी रीटेस्ट होने के बाद यहाँ से आप देखोगे आज उसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं करी है, वो क्लोजिंग नीचे नहीं करी है, प्लस ये वाला लो भी इंटैक्ट है, तो आप ये मान के चल सकते हो डेफिनेटली मार्केट गैप अप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यहाँ से वही वाली बात आ जाएगी कि 24,500 अगर स्टैंड स्टिल है, तो फिर मेरा व्यू भी बिल्कुल स्टैंड स्टिल है कि मैं यहाँ से फुल फ्लेज स्टेज देखता हूँ। और 25,000 की कहीं ना कहीं संभावना है, क्योंकि 25,000 पे की सप्लाई है जो कि पहले भी चेकआउट हुई थी, तो 25,000 के आसपास ही मार्केट वापस से जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो पिछले 4 दिन में मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। ओवरऑल सेंटीमेंट जो रहा है वो कभी बुलिश साइड पर रहा है, कभी बेरिश साइड पर रहा है। पिछले 3 दिन में मार्केट 2 बार, अगर आप सारे स्टॉक्स भी चेक करोगे, जैसे मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी देख रहा हूँ बीच में काफी समय से, तो स्टॉक्स में भी ऐसा बन करके आ रहा है कि 50-50 है, मतलब कि 25 स्टॉक तेजी की साइड जा रहे हैं, 25 स्टॉक मध्य की साइड जा रहे हैं। मैं आपको व्यू भी दे देता हूँ। ये ओवरऑल निफ्टी 50 के स्टॉक से पूरे में निफ्टी 50 लगा रखी है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस माइनस दोनों बराबर दिखेगा, एकदम 50-50 है। तो ये वाली चीज को देखते हुए यहाँ से आप ये नहीं बोल सकते कि मध्य है। मध्य तभी बोल सकते थे आप जब यहाँ पे आपको बाकी के स्टॉक्स भी मध्य नजर आते। फाइनेंस तेजी साइड जा रहा है, आईटी पूरा तेजी साइड जा रहा है, तो ऐसे में एकदम से मध्य बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो पूरा एनालिसिस करके मैं बैठा हूँ आज, और मैं ऐसा लगभग पिछले पूरे हफ्ते से बराबर पूरे 50 स्टॉक को साइड में लगा करके, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ आजू बाजू, तो पूरे 50 स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। तो ओवरऑल में जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है वो अभी भी एकदम बेरिश साइड मुझे नजर नहीं आती है। और अगर ओवरऑल बात करी जाए पोजीशंस की, तो आज मेरा लगभग 0.15 के आसपास, 0.15 के आसपास का, 0.2 के आसपास का नेगेटिव है। और बेसिकली जो लॉस है वो निफ्टी साइड पे, अगर अपन बात करेंगे बैंक निफ्टी साइड की, तो बैंक निफ्टी लगभग 0 या फिर 10-20 हज़ार प्लस में बंद हुआ आएगा।
जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो निफ्टी के आसपास हुआ है, क्योंकि आप देखोगे आज एक बार भी मैंने नीचे में ट्रेड करने का व्यू नहीं बनाया। मतलब जब मार्केट नीचे गया था तो क्योंकि मेरा व्यू बुलिश था, मैं बुलिश साइड पे ही था। अब इंटरडे में मैंने ओआई जरूर चेक किया था एक बार, तो मेरे को फिर भी एक असम्पशन था कि जो ज्यादा बड़े ओआई आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक बार का मेरा जो थ्योरी है उनको परेशान करने मार्केट जाएगा एक बार। मेरा थोड़ा सा उस थ्योरी पे मैं काम करता हूँ। मेरी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक तरफ एक वो थ्योरी होती है कि ओआई आ गया है तो मतलब ये पक्का है, हो जाएगा, ये पक्का है। और दूसरा वो होता है कि नहीं इनको उड़ाएंगे, कवरिंग आएगी, इनको उड़ाएंगे। तो मेरे आज उस वाले कॉन्सेप्ट पे था कि हाँ जी 600 वालों को ये भगाएंगे एक बार। तो भगाने वाले कॉन्सेप्ट पे उन्होंने अटेम्प्ट हुए 2-3 बार, पर वो भगाया नहीं। अब जब नहीं भगाया तो फिर ओवरऑल जो निफ्टी मेरा अपना 600-650 का मैं ट्रेड करके चल रहा था, तो वहां पर अल्टीमेटली निफ्टी साइड पे थोड़ा सा लॉस हुआ है, बाकी बैंक निफ्टी साइड पे प्लस आएगा। तो आपको 600 से ज्यादा पेन दिया, 650 से ज्यादा पेन आया है? 650 से 650 से, क्योंकि वो ज्यादा मार्केट पुट ऑप्शन ज्यादा हेवी था 650 पर, तो उससे 650 पे ज्यादा दिक्कत रही है। और बैंक निफ्टी में बाद में आपने ट्रेड किया तो बैंक निफ्टी में कुछ हाँ, बैंक निफ्टी में नेट प्लस बनाएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में टोटल 26 प्लस बनाए। अभी इसमें जब मैंने बुक कर लिया था, ये क्या करता है कि बिल्कुल एंड तक चलता है। तो जो मैंने बुक किया था अराउंड 15 के आसपास, 15 से 13 के बीच में बुक किया था, क्योंकि इसमें पूरा 3.5 तक ट्रेड चलता है। हम 3.5 तक तो चलाते नहीं है वाली। हाँ, तो बैंक निफ्टी अपने एल्गो के थ्रू मारा था? हाँ, बैंक निफ्टी पूरा एल्गो के थ्रू। बैंक निफ्टी का मेरा फिक्स रहता है। बैंक निफ्टी में रोज एक एल्गो बनाता हूँ थ्रू आउट द डे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से। तो अगर मुझे तेजी का व्यू होता है तो फिर जैसे निफ्टी पे मैं तेजी के लिए था, तो बैंक निफ्टी में मैंने इमीडिएट सिचुएशन चेंज करके और मध्य पिल बना दी थी, क्योंकि मैं गड़बड़ हो रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो जैसे बैंक निफ्टी आज आप दिन भर देखोगे नीचे गया है, साइडवेज भी था और नीचे भी गया है, ये रहा। तो इस हिसाब से फिर लगभग मेरा ट्रेड 11 बजे से आ गया था, तो यहाँ पर मैं पूरा नेगेटिव साइड बैठा था, तो यहाँ पे इसलिए प्रॉफिट बनाएगा। रही बात ओवरऑल व्यू की, तो व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुका हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिनेरियो नज़र आता है। तो सिनेरियो में ओवरऑल तेजी ही नज़र आती है, तो हम वो प्लान करके चल रहे हैं। अभी यहाँ से मैं पोजिशनल ट्रेड थोड़ा सा भी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा रोक के चल रहा हूँ। मेरा भी व्यू है पोजिशनली जाने का, पर थोड़ा मैं और एक बार इस वाले महीने को शांति से जाने देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि चेंजेस फिर से रिजीम चेंज होंगे। अभी अपने को दिख रहा है कि ट्यूसडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, अभी हो जाएगा ट्यूसडे और थर्सडे। तो ट्यूसडे और थर्सडे वाले में फिर कैसे पोजिशनल जाएंगे, वहां पर जाके सोचना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मंथ मतलब मैं शांति से चलना चाहूँगा, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी के साथ मैं कोशिश करूँगा आपसे। जैसे आज तो मैं पूरा बड़ी क्वांटिटी से था, पर अब मैंने नेक्स्ट 15 दिन के लिए नियम बना लिया कि और क्वांटिटी थोड़ी छोटी कर दूँगा, और ये वाला मंथ बस शांति से खत्म करना है मेरे को, ताकि फिर मेरे पास वो 0DT 1DT 0DT 1DT वाला नियम बन जाए। और फिर वहाँ पे मैं कितना कैपिटलाइज करता हूँ वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ ट्रेड कर रहा हूँ जो कि मुझे आगे फॉरवर्ड काम करना ही नहीं है। अभी जैसे मैं आज थर्सडे ट्रेड कर रहा हूँ, फिर सेंसेक्स का वेट कर रहा हूँ, कल शायद तक मैं सेंसेक्स ट्रेड करूँ भी ना भी करूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी 2 बार सेंसेक्स ट्रेड नहीं किया। तो मैं वही चाहता हूँ कि उसी को कंटिन्यू बनाऊँ। तो ऐसे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ को मैं प्रैक्टिस में नहीं रखना चाहता कि थर्सडे फ्राइडे ट्रेड करें तो क्या होता है, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले साल से जब काम करेंगे तो चेंज होने वाला है, तो चेंज का ही वेट करेंगे, ऐसा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी, इसलिए मैं काम होकर के काम कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो कैसी रही आपकी एक्सपायरी? काफ़ी एक्साइटेड था एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए? तो आज ओवरऑल डे तो प्रॉफिट में रहा, 29 के कुछ बना, जो कि 0.25 था कैपिटल का। ऑर्डर एक्चुअली आज काफ़ी गए हैं, 200 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था सुबह से ही। और आज के लिए जैसे सुबह मैं 916 पे ही एंटर कर गया था, तो मार्केट सुबह ऊपर एक सेकेंड, तो मार्केट थोड़ा सा सुबह सुबह यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर जा रहा था, तो मैं अग्रेसिव बुलिश चला गया था यहाँ पे। तो उस वजह से सुबह सुबह थोड़ा सा माइनर पॉइंट के लिए 0.2 प्रॉफिट हुआ मुझे यहाँ पे। फिर दोबारा ये नीचे आया तो फिर स्क्रैच, फिर यहाँ पे कहीं माइनस, फिर दोबारा मैं अग्रेसिव शॉर्ट चला गया था। उस वजह से थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाया, क्योंकि आज प्रीमियम भी कम थे बेसिकली। हाँ, तो जब तक आप शॉर्ट हुए होगे तब तक कॉल्स में ज़्यादा कुछ था ही नहीं एक्चुअली 20-25 रुपये बचे थे तो वहाँ पे, तो वो पूरा कैप्चर कर लिया था वैसे। पर फिर पूरे दिन बैठने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी। 2-2:30 बजे के आसपास 2-3 रुपये प्रीमियम बचे थे, जो कि मेरी हेज में भी थे। तो इस वजह से मैं 2 बजे के आसपास एग्जिट कर गया था। और बाकी ये FII का डाटा भी सुबह सुबह बुलिश था, तो मेरे को लगा कि मार्केट था माइनर बुलिश, तो मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो कि गया नहीं। पर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा गया, तो मैं थोड़ा अग्रेसिव जा रहा था सुबह सुबह ही। मैं 9:20-25 तक ऑल इन था। तो ये डाटा मुझे ओवरऑल सुबह सुबह थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था, जो कि माइनर पॉजिटिव लग रहा था। और तो मार्केट सुबह सुबह रिएक्ट भी पॉजिटिव किया, पर इंस्टेंट ही वो डाउन साइड स्टार्ट हो गया था मार्केट। तो उस वजह से पोजीशन सारी चेंज हो गई, जो कि मार्केट जिस हिसाब से मूव किया ऊपर नीचे,
जो कि प्रीमियम जो पहले एक्सपायरी पे देखने को मिलता था ना, स्टिल वो चीज देखने को नहीं मिल रही, एकदम से 100-200 पॉइंट की स्पाइक, हाँ। नीचे स्पाइक। तो कंपैरेटिवली आप क्या बोलोगे कि ये वीक आपके लिए पुराने वीक से बेटर रहा है जो 0DT वाले वीक थे? एक्चुअली MTM उसमें ज्यादा फ्लक्चुएट करता था, हाँ, तो इसमें कम फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि मेरी स्टाइल के अकॉर्डिंग हैबिचुअल नहीं हूँ मैं, अच्छा। तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एक्चुअली मेरे हिसाब से, जो कि आपके लिए आप हाँ, हमारे थोड़ा लिए सा काफी कंफर्टेबल हो जाता है। मुझे इस तरीके का मार्केट पसंद है जहाँ पे आपको एक डिसेंट अमाउंट का टाइम मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ। जहाँ पे अगर आपको कॉल काटनी है तो आपको इंस्टेंटेनियसली नहीं काटनी पड़ती। हाँ। आप शायद 2 मिनट 2-4 और देख सकते हो, शायद उसके ऊपर वाली कॉल देख सकते हो, उसके एडजस्टमेंट वाली पुट देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि 2 मिनट का टाइम जो मिलता है ऐसी स्लो मार्केट में, वो काफी हेल्पफुल होता है। हाँ, तो वो है। एक कुछ लोगों के ये क्वेश्चन आए थे अपने चैनल के नीचे कि हाउ टू बिल्ड द स्ट्रेटेजी एक्चुअली। अच्छा, एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन विद 1-2 पॉइंट्स? तो मतलब एक तो अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है तो आपको एक रिलायबल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एल्गोरूम हम सब लोग ही थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। एल्गोरूम एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट भी कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो आपके ब्रोकर पे। और जहाँ तक जो इनहेरेंट लॉजिक की बात है, तो आई थिंक आपको ऐसी कोई चीज़ देखनी पड़ेगी जो आपने कंसिस्टेंटली बहुत टाइम या बहुत बार ट्राई की हुई है। कि अगर आपको कोई एक सेटअप है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई एक कॉल अगर 50% इंक्रीज हो जाती है तो उसका चांस बढ़ जाता है कि एक बार एटलीस्ट 20% वो रिट्रेस करेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि एक बार कोई कॉल अपने 916 के प्राइस से 50% बढ़ जाए, उसके बाद में 20% का स्टॉप और 20% का टारगेट लेके आप कोशिश करो कि वो कॉल में कुछ मूव कैप्चर कर सको। शायद उसमें 65-70% आपको हिट रेट मिलता है, तो उसको आप एक स्ट्रैटेजी के छोटे सा पार्ट बना सकते हो। और ऐसी मल्टीपल चीज़ों को ब्लेंड करके मुझे लगता है एक होल स्ट्रैटेजी, मतलब मेरा आउटव्यू कुछ इस तरीके से रहता है। आपका? मतलब मुझे ऐसा लगता है बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि सभी ट्रेडर्स जो भी हैं कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करते हैं, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ट्राई करना चाहते हैं ना, पर वो डेली कर नहीं पाते। कभी आज आके ट्राई किया, कल वो चीज़ अपॉर्चुनिटी थी तो वो मार्केट में नहीं है। तो वैसी कोई चीज़ जो उनको लगता है कि ये डेली मैं कोशिश करना चाहता हूँ, ये चीज़ कैसे वर्क करती है, उसे जाके एल्गोरिथम पे या फिर कहीं पे भी स्ट्रैटेजी बनाएं, उसको बैक टेस्ट करें कि ये कैसी चल रही है। चाहे वो डायरेक्शन की कोई ट्रेड हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड हो, या जैसे इन्होंने बोला कि कॉल के प्रीमियम अगर डबल हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ से वो फेमिलियर हो, जो चीज़ वो मार्केट में कर रहे हो, कि अचानक से अगर कोई नई चीज़ आके वो बनाते हैं ना, और जिसने उसको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। साइज में आई थिंक होल्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो वो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई कॉल ऑप्शन बाय भी करता है ना, कोई सर्टेन क्राइटेरिया देख के कि लेट से कोई कहता है कि एक्सपायरी के दिन 10 रुपये की OTM की कॉल मैं बाय करता हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये स्टॉप लॉस रखता हूँ, बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, उसको भी जाके वो एल्गो में कन्वर्ट करें। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ वो खुद मैनुअली करते रहे हो। तो मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को ही कोशिश करनी चाहिए। और एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर बेस्ड भी चीज़ें बनती हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा भी जो आशीष ने बताया, मेरा भी यही मानना है कि आपका जो लगातार आप ट्रेड करते जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वो तब आएंगी जब आप कोई एक सेटअप पे लगातार बने रहें। अगर आप सेटअप पे सेटअप चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंट आउटलुक समझ में आएंगे मार्केट के, तो डिफरेंट पूरी खिचड़ी बन जाती है। फिर आप उस खिचड़ी को पकवान नहीं बना सकते ना, मानते हैं ना ये चीज़, सभी लोग एग्री करेंगे। तो किसी एक चीज़ पे लगातार बने रहना, उसका आपको आउटकम पता रहता रहेगा। जैसे एल्गोरिथम में इंडिकेटर बेस्ड है, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी वो इंडिकेटर बेस्ड है। अब क्या इंडिकेटर है मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद मेहनत करके बनाई है, तो मैं अपनी जो पकवान है ऐसे नहीं बांटना चाहता, ठीक है। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स उनको मैं बताना चाहूँगा, आप भी किसी एक सेटअप को फॉलो करो, कम क्वांटिटी से फॉलो करो। ये नहीं है कि आप एग्रेसिव जाओ या फिर पेपर ट्रेड करो, डिफरेंट चीज़ें एनालाइज करो, फिर आपको एक अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी, प्रीमियम के बिहेवियर समझ में आने लगेंगे। आप पर 6 घंटा आपको बैठोगे मार्केट में, तब जाके आप समझ में आएगा। आप बोलोगे कि 1 घंटा मैं घुसता हूँ, जिससे बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं सुबह घुसा लेके निकल गया, ऐसा नहीं होता। पहले मतलब सबको अडेप्ट करना है मार्केट के साथ, तो आप बैठे रहो, को समझ में आएगा। तो क्या कंसिस्टेंटली आपको बैठना है, फोकस करना है। कुछ आप थोड़ा सा अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता पाओ, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आते हैं जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए ही पूछते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी नया ट्रेडर होता है वो काफी एक्साइटेड होता है डायरेक्शनल ट्रेडिंग को लेके। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग
आपका टाइम का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा मांगती है। तो ज़्यादा करके जो नए नए रुकी ट्रेडर्स आते हैं उनको टाइम का कमिटमेंट इतना होता नहीं है कि 6 घंटा वो लगातार मार्केट के सामने बैठ पाए। तो वो चाहते हैं कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी कुछ होगी, तो जब उनको डायरेक्शनल कुछ मिलेगा तो वो कर लेंगे। तो स्ट्रैटेजी पूरी नहीं, लेकिन कोई टिप या कोई ट्रिक जिससे वो अपनी अब जैसे अगर मैं ट्रिक की बात करूं, जैसे मैं डाटा देखता हूं, तो डाटा अगर आप लगातार डाटा देख रहे हैं और मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक ओवरव्यू बनेगा कि ये डाटा कैसे हेल्प करता है आपको मार्केट के एक डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में। अब मान लीजिए कोई भी आप इंडिकेटर बेस लगा दिए, उसके साथ आप डाटा को मैच करो, कोई रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, आप वीवैप के साथ काम कर सकते हो, डिफरेंट मूविंग एवरेज के साथ काम कर सकते हो। आपने बैक टेस्ट मैनुअली किया क्योंकि डाटा तो मुझे लगता है हाँ मैनुअल किया है मैंने, ये मेरा मैनुअल है। तो मतलब ये काफी नोटिसेबल बात है कि अगर आपको कुछ यूनिक चीज बनानी है तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे डेफिनेटली। डेटा के साथ में चेक कर रहे हो डे इन डे आउट, तो ये काफी टीडियस और लॉन्ग प्रोसेस है। तो डेफिनेटली ना, जो नया आने चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए आए, अदरवाइज तो फिर वो कोई और काम देखे ना, ट्रेडिंग में क्यों आए। एक्चुअली मैंने भी मिस्टर श्रीवास्तव को वो देखा, डाटा चेक करते हुए 1 महीने पहले तक वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, फिर डाटा एवरीडे पुट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये काफी सीखने वाली बात है कि इफ यू आर लुकिंग टू क्रिएट सम अल्फा आउट ऑफ द मार्केट, तो आपको कई बार सर्व नहीं होगा, प्लेट में नहीं मिलेगी चीजें, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन का डेटा लेके आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा हाथों से, और कई बार मल्टीपल बैक टेस्ट भी करने पड़ेंगे कि अगर मैं लॉन्ग होता इस टाइम पे, अगर मैं शॉर्ट होता इस टाइम पे तो क्या होता। तो इससे ये भी पता लग जाएगा, उन जो ट्रेडर्स कर रहे हैं ना उन्हें पता लग जाएगा कि वो कितने सिंसियर है इस चीज पे। हाँ मतलब आई थिंक ये पेशेंस भी काफी इंपॉर्टेंट वर्च्यू होती है मार्केट में। हाँ। तो अगर कोई होल हार्टेडली ये टाइम पुट इन कर सकता है चेक करने के लिए, तो आई थिंक एज अ ट्रेडर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो चीजें बेटर ही होगी उसके लिए। बड़ी एक इवेंचुअल सी ये बात है कि जब कोई स्ट्रैटेजी बनाने जाता है ना, वो उसको पता भी नहीं लगता, उसकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होती चली जाती है। हाँ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जैसे आप सिस्टम में शिफ्ट होते हो, तो क्योंकि आपके पास में फॉल्टी डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाते हो। एक चीज मैंने ओवर द टाइम ऑब्जर्व की है, जैसे कि हर किसी का, बंदे का बिहेवियर भी अलग होता है, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटेजी बनती है। जैसे अक्षय है, तो अक्षय की स्ट्रेटेजी बिल्कुल एमटीएम बिल्कुल स्लो मूव करता है, और मेरा जो एमटीएम है वो अग्रेसिव मूव करता है, तो मेरी स्ट्रेटेजी भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, सारी चीजें उसी पे डिपेंड होती है। फिर स्लो एंटर करना है, धीरे धीरे एंटर करना है, या फिर अग्रेसिव एंटर करना है। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ये मुझे काफी सही लगता है कि आप इन जनरल बाकी चीजों को लेके कैसे हो, आपकी स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं वैसी ही होती है। अगर आप आपकी स्ट्रैटेजी किसी कंजर्वेटिव आदमी को दे भी दोगे, तो वो स्ट्रैटेजी के एमटीएम के थ्रू बैठ नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा नेचर भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, मैं एकदम घुस के मारता हूँ पूरा, कि जब मुझे लगता है ना कि मैं सही हो रहा हूँ तो फिर मुझे पूरा कैपिटलाइज करना है। पर जहाँ पे गड़बड़ आती है कि मुझे लग रहा है गड़बड़ है, तो फिर मैं भागता भी उतना तेजी से हूँ कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हो गया डायरेक्शन में, तो मुझे हटना भी तेजी से पड़ेगा। अगर आप आपकी स्ट्रैटेजी किसी और को दे दोगे तो वो शायद उस स्ट्रैटेजी को ट्रेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पेशेंस या जो जो चीज रिलेवेंट है उस चीज को सर्वाइव करने के लिए वो शायद सामने वाले ने डेवलप ही ना किया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, अवेलेबल यूट्यूब पे हैं, तो जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे लोग हैं उसको अप्लाई करके पैसा तो बना सकते थे, बट ऐसा नहीं होता है। इवन आई सीन द पीपल एक्चुअली हु मेड मनी फ्रॉम RSI इंडिकेटर एक्चुअली, तो वो डिसिप्लिन मैटर करता है, और फिर ओवर द टाइम वो ऑब्जर्व करते हैं, तो हर चीज से पैसा बनता है एक्चुअली, वो डिसिप्लिन और एफर्ट लगते हैं उस चीज के लिए। एक और क्वेश्चन था आप सभी लोगों से कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है तो जब वो मार्केट में रन करता है तो कई बार उसको वो रिजल्ट्स नहीं आते, तो कब तक उसको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए जिस टाइम फ्रेम को देखे वो? उसके लिए मिनिमम सपोज कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पूरी डेप्थ एनालिसिस के लिए 15 से 1 महीना तो लग जाता है, 15 दिन 1 महीना, फिर इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग में 3 महीना जाता है, फिर कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है उसको दोबारा चेंज करते हुए 6 महीने इजी जाता है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि अगर स्ट्रेटेजी बना रहा है तो एक लिमिटेड, एक क्या पीरियड की लिमिट आप समझते हो कि 2 क्वार्टर कम से 6 महीने, आप कम से 6 महीने का बैक टेस्ट, क्योंकि नहीं 6 महीने का फॉरवर्ड टेस्ट नहीं, मतलब बैक टेस्ट पूछो तो बैक टेस्ट कितने टाइम का आपको लगता है रेलेवेंट है? 1 साल, क्योंकि मार्केट तो चेंज होता रहता है बहुत। अब 2019 का बैक टेस्ट किसी काम का नहीं आता, काम का नहीं है आपके लिए। नहीं एक्चुअली मैं काफी लॉन्ग टर्म का देखता हूँ कि मैं जैसे सपोज मेरी स्ट्रेटेजी 6 महीने में काम कर रही है, फिर मैं देखता हूँ 1 साल में भी काम कर रही है, फिर 3 साल में चेक करता हूँ मैं, फिर 5 साल में चेक करता हूँ। तो आपके लिए टॉप डाउन होता है या बॉटम अप? मतलब आप 6 महीने से स्टार्ट करते हो देखना, या पहले 5 साल से देखना चाहते हो? नहीं, पहले 6 महीने की रिसेंट में रेलेवेंट है कि नहीं, फिर आप चेक करते हो कि पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो वो लॉन्ग टर्म में भी देखना जरूरी होता है कि तुम्हारा जो आइडिया है वो वर्क कर रहा नहीं कर रहा। मैं हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम वर्क कर रहा हूँ, कहीं ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए वो चीज।
आपका क्या व्यू रहा है इसमें? मतलब थोड़ा सा मैं रीसेंट टाइम को ज्यादा वैल्यू देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि 6 हाँ। मतलब 1 साल का बैक टेस्ट ही काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ना कोविड के बाद से मार्केट, जैसे 2021 के बाद से मैं बैक टेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्केट ज़्यादा चेंज हुआ है। और वो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बैक टेस्ट में रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो मेरे पास 6 मंथ, आज से जो पिछले 6 महीने में कैसे उसकी परफॉर्मेंस कंपैरिजन ओवरऑल से क्या खराब हो गई है या उससे बेटर है, तो खराब हो जाती है तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस उस स्ट्रैटेजी पे कम होता है। बेटर है तो मुझे थोड़ा उस पे पुश करने का मन करता है कि ये चीज़ मैं डिप्लॉय कर सकता पर हूँ। आपको कहीं ना कहीं वो नहीं लगता कि अगर सपोज 6 महीने में बैक टेस्टिंग काम कर रही है तो फिर 1 साल में चेक करोगे, फिर 3 साल में चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं वो काम करेगी, कुछ हाँ, परसेंटेज ऊपर हाँ, नीचे हो सकता तो है वो थोड़ा सा समअप करता है कि पहले 6 महीने में रहा, अब उसके पिछले 6 महीने जो उसके 6 महीने पहले, अगर वो कंसिस्टेंसी है, थोड़ा बहुत रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। हाँ। बट हाँ, मैं देखना ऐसे शुरू करता हूँ, मतलब बीच में- रिसेंट से लेके पीछे बीच में जाता कुछ हूँ। पीरियड ऐसा भी होता है जिसमें वो स्ट्रेटेजी पैसा नहीं दे रही होती है, वो पूरी साइडवेज हो रही होती है, तो वो स्ट्रेटेजी फिर मैं तो उसको वर्केबल मानता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी काफी समय तक पैसा नहीं दी है एक रेंज में, पर फिर वापस से पैसा देना शुरू कर दिया, तो फिर मेरे लिए वर्केबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कम से कम घट नहीं रहा है उसमें पैसा आपका। हाँ, मतलब लोगों को ये भी देखना जरूरी है कि जब पैसा नहीं दे रही है, क्या उसको एनालाइज करना जरूरी है कि मार्केट कैसा था, क्या मतलब मार्केट में उस टाइम क्या था। चेंज हुई, क्या तो नहीं थोड़ा हुई। उनको बेटर इंसाइट मिलेगा जो भी Exactly. स्ट्रेटेजी बना रहा है कि किस टाइप के मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। तो हो सकता है आज वो ऐसा मार्केट ना हो, कल आए, तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। एक्चुअली स्ट्रेटेजी कोई भी चेक करो, उसमें ड्रॉ डाउन वाला पार्ट वो प्रायोरिटी पे ही रहता है। Definitely. अगर सपोज कोई स्ट्रेटेजी 1 महीने 6 महीने काम कर रही है, 1 साल काम कर रही है, पर वो पिछले साल 30 दिन तक ड्रॉ डाउन था उसमें, या फिर 6 महीने तक ड्रॉ डाउन था, तो वो वो शायद मे आप बी समझ लॉन्ग टर्म ना में, कर पाओ। हाँ, यस। तो आपके लिए अगर मैं हार्ड लिमिट पूछूं कि क्या एट व्हाट पॉइंट आपके लिए स्ट्रेटजी यूजलेस बन जाती है, कि अगर मतलब आप डीडी कितना मैक्स चाहते हो कि आपके बैक टेस्ट में कितना डीडी आप बोलते हो कि इससे डीडी दिखना ही नहीं चाहिए? एक्चुअली मैं 5% डीडी लेके चलता हूँ, पर कुछ मार्केट के सिनेरियो 8-10 महीने से ऐसे रहे हैं मिड के हाँ। बाद आने के बाद, नहीं मतलब वो कि तो स्पाइक्स आ रहे हैं। रियल लाइफ में आपका हमेशा बैक टेस्ट से ज्यादा ड्रॉ डाउन आ जाता है, हाँ। लेकिन एटलीस्ट बैक टेस्ट में आप चाहते हो कि 5 के अंडर हाँ। स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन 5 के अंदर, पर कुछ स्लिपेजेस की वजह से आ गया तो हाँ, तो बात अलग है। तो बात एग्जीक्यूशन अलग है। लेवल की वजह से या हाँ। जो लेटेंसी का इशू है उनकी वजह से जो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है वो आ गई, तो लेकिन बाय लॉजिक 5% से ज्यादा नहीं होना 5% चाहिए। से तो काफी इन्फॉर्मेटिव सेशन था आज का, मुझे लगता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वीक का एंड है, तो कल वापस बैठेंगे, देखेंगे कि वीक पूरा कैसा था। तो तब तक के लिए अगर आप एल्गो ट्रेडिंग का फ्री सॉफ्टवेयर चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आप क्रिप्टो पे डेरिवेटिव्स ट्रेड करना चाहते हो तो डेटा एक्सचेंज का लिंक पिन बॉक्स में है। तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।